हाँ जी, नमस्कार आप सभी को। आप सभी का स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल एड्यूरोही पर। मैं आपका अपना विजय भारत आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज का इतिहास सीरीज के अंतर्गत चलने वाली कक्षाएं आप सभी को डेली सुबह 7:30 बजे प्रोवाइड करवा दी जाती हैं अपने इस यूट्यूब चैनल एड्यूरोही पर। आज 8 जुलाई के दिन आप सभी का स्वागत है इस कक्षा में। टुडे इन हिस्ट्री विद एमसीक्यूज। आज का दिन ऐतिहासिक दृष्टिकोण से किस प्रकार से महत्वपूर्ण है वही हम बातचीत करेंगे और आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी पूछेंगे जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं या फिर कभी पूछे गए हैं। ये आपकी कक्षा हफ्ते के 7 दिन होती है, एवरीडे होती है। अगर आपको ये कक्षा पसंद आ जाए तो कक्षा को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि समय से पहले आपको इस कक्षा की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए सबसे पहले हम आपको कुछ आज के दिन की महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में बता देते हैं। 8 जुलाई 1497 की वो बात है जब वास्को डी गामा ने यूरोप से भारत के लिए अपनी पहली समुद्री यात्रा शुरू की थी। वास्को डी गामा, इसके बारे में तो आप सभी जानते ही हैं। ये पहला पुर्तगाली यात्री था जो हमारे भारत में आया। उसके बाद से हमारे भारत में पुर्तगालियों का शासन किस प्रकार से प्रारंभ हुआ, इसका भी आपने इतिहास में जिक्र जरूर पढ़ा होगा, जरूर सुना है आपने। लेकिन इसने यात्रा तो शुरू की थी 1497 के 8 जुलाई में, और ये पहुंचा कब था? अगले साल 20 मई 1498 को। और कौन से हिस्से में पहुंचा था ये? भारत के पश्चिमी तट पर स्थित राज्य केरल के कोझिकोड जिले में। और वहां पर एक जगह पड़ती थी जिसे हम नाम दे देते थे कालीकट। ठीक है, तो केरल के कालीकट में ये पहुंचा और कालीकट के उस समय शासक हुआ करते थे जमोरिन। जमोरिन ने इस वास्को डी गामा का स्वागत किया था। और शुरुआती दौर में इन यूरोपियंस का मुख्य उद्देश्य था यहाँ पर व्यापार करना, लेकिन धीरे धीरे इनको जैसे पता लगा कि यहाँ पर अगर हम एक दूसरे की थोड़ी सी काट करें और यहाँ पर यानी कि फूट डालने का प्रयास करें तो लोग जल्दी से ही क्या है, भाव विभोर हो जाते हैं और एक दूसरे से दूर भी हो जाते हैं। तो फिर इन्होंने यहाँ पर शासन करना भी प्रारंभ किया। बाकी जो अलग अलग यूरोपीय कंपनियां थी उन्होंने भी प्रयास किया, लेकिन सबसे सफलतम प्रयास किसका रहा? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। हालांकि वास्को डी गामा जो था वो पुर्तगाली था, और पुर्तगाली जो कंपनी थी वो हमारे भारत की आजादी के बाद तक भी रही। और कौन से क्षेत्र में रही थी? गोवा। गोवा पर बड़े लंबे समय तक पुर्तगालियों का प्रभाव रहा आजादी के बाद भी। हालांकि अंग्रेज जो थे वो तो चले गए थे 15 अगस्त 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत, लेकिन ये नहीं गए थे। ठीक है ना? तो वास्को डी गामा के बारे में कहा जाता है कि ये 1502 में दूसरी बार भी आया था। क्लियर है? तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। और जैसे बात करते हैं आज ही के दिन की, 8 जुलाई 1994, जापान की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री बनी एक लड़की जिसका नाम क्या था? शिमाकी मुकाई। शिमाकी मुकाई जापान की पहली महिला अंतरिक्ष अंतरिक्ष यात्री। तो भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? तो आप कमेंट में बताने का प्रयास करेंगे, जल्दी से बता दीजिए। तो जैसे हम बात करते हैं आज ही का दिन था वो 8 जुलाई 2005 में, जब जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर G8 के देशों में सहमति बनी थी। और G8 उस समय रूस भी इसका हिस्सा हुआ करता था। और जैसे आपको पता है रूस को फिर इससे निकाल दिया गया, अब इसे हम G7 के नाम से जानते हैं। और इस G7 समिट के बारे में आपको पता है हाल ही में हुआ था। और इसकी मेजबानी किसने की थी? मैंने न्यूज में भी कवर किया था, ये आप कमेंट में बताने का प्रयास करेंगे। तो चलो अब हम बात करते हैं 8 जुलाई के दिन
जिनका जन्मदिन है, जिन्होंने किसी न किसी रूप में हमारे भारत का नाम विश्व स्तर पर क्या किया है, रोशन किया है। तो चलिए जी, सबसे पहले हम इनके बारे में बात कर लेते हैं। इनका नाम क्या है? इनका नाम है अनीता कुंडू। अनीता कुंडू ये एक भारतीय विश्व प्रसिद्ध पर्वतारोही हैं। हमारे भारत के राज्य हरियाणा की आन बान शान हैं ये। हरियाणा से बिलोंग करती हैं भारत। तो चलो पहले आप इनके बारे में एक क्वेश्चन बताने का प्रयास करेंगे। विश्व प्रसिद्ध पर्वतारोही अनीता कुंडू के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताएं कि इनसे संबंधित कौन कौन सी बातें ठीक लिखी हुई हैं। किसान परिवार में जन्मी अनीता कुंडू जो हैं, उनके बारे में आपको बताना है। तो मई 2023 में अनीता कुंडू ने माउंट मकालू पर विजय प्राप्त करके भारतीय ध्वज फहराया। पहला पॉइंट ठीक लिखा हुआ है। अनीता कुंडू को भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा प्रतिष्ठित तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। ये बात भी बिल्कुल ठीक लिखी हुई है। और इनको ये पुरस्कार कब दिया गया था? 2019 में दिया गया था। वर्तमान में हमारे राष्ट्रपति कौन है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। अनीता कुंडू नेपाल और चीन दोनों तरफ से दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई पूरी करने वाली भारत की पहली महिला पर्वतारोही हैं। तो तीनों के तीनों जो पॉइंट हैं ठीक लिखे हुए हैं। अगर आपने उपरोक्त सभी आंसर टिक किया है तो आपने ये बिल्कुल ठीक लिखा है, ठीक है ना। तो चलो थोड़ा सा हम इनके बारे में आपको बता देते हैं। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 8 जुलाई यानी कि आज ही के दिन हुआ 1991 में। और हिसार जिला है एक। हिसार जिले के कौन से गांव से बिलोंग करती हैं ये? तो फरीदपुर गांव है। फरीदपुर गांव में पली बढ़ी। और ऐसा कहा जाता है कि वर्तमान में ये सब इंस्पेक्टर के पद पर तैनात हैं। इनको तेनजिंग नोर्गे नेशनल अवार्ड 19 से सम्मानित किया गया था, ठीक है ना। अनीता कुंडू ने ये अवार्ड लैंड एडवेंचर कैटेगरी में जीता था, ठीक है ना। तो ये आपको इनके बारे में बातें ध्यान में रखनी है। कभी ऐसा समय था जब इन्होंने दूध बेचकर भी गुजारा किया। ये हमारे लिए एक प्रेरणा की स्रोत हैं। इनसे हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए। क्लियर हुआ आपको ये पॉइंट? चलो जी, अब हम जैसे यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया था, इन्होंने नेपाल से भी माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की और चीन की तरफ से भी इन्होंने नेपाल की चढ़ाई की। ये बात भी बिल्कुल ठीक लिखी हुई है, आपको पता होना चाहिए। 2015 में इन्होंने चीन की तरफ से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का प्रयास किया था, लेकिन दुर्भाग्यवश उस समय भूकंप आ गया था और ऊंचाई भी काफ़ी थी, इस वजह से वो नहीं जा सके। फिर इन्होंने 2017 में एक प्रयास किया और ये क्या किया, इन्होंने राष्ट्रीय हमारा जो ध्वज है उसे वहां पर लहरा दिया 2017 में, ठीक है। तो चलो जी, ये कौन है, इनके बारे में भी हमें जानने की थोड़ी सी आवश्यकता है। ये हैं हमारे सौरव गांगुली। सौरव गांगुली जो हैं, ये हमारे भारत के बेहतरीन क्रिकेटर रहे हैं और एक अच्छे कप्तान भी रहे हैं। एक अग्रेसिव कप्तान की भूमिका भी इन्होंने निभाई और पूर्व बीसीसीआई के क्या रहे हैं, ये अध्यक्ष भी रहे, ठीक है ना, पूर्व में। तो पहले अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि वर्तमान में बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन हैं, तो ये बताओ, जल्दी से बताएं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? तो जल्दी जल्दी से बताएं। अगर आपने लिखा होगा रोजर बिन्नी तो आपने ये बात बिल्कुल ठीक लिखी हुई है। और राहुल द्रविड़ के बारे में तो आपको पता है, इनको द वॉल के नाम से जाना जाता है। टेस्ट क्रिकेट में बहुत ही अच्छे खिलाड़ी रहे हैं हमारे भारत के। और अभी ये कोच की भूमिका निभा रहे थे और कोच के रूप में इनका जो क्या है, समय समाप्त हो गया। और ये जो अभी हाल ही में भारतीय टीम ने T20 वर्ल्ड कप जो जीता है, उसमें कोच कौन थे? यानी कि भारतीय टीम के कोच यही तो थे। लेकिन इनकी आप कह सकते हैं कि कोच होने के
टाइम में वो जीत मिली है, तो इनके लिए भी ये सुनहरा पल है। रोजर बिन्नी बीसीसीआई के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। जय शाह की अगर बात की जाती है तो ये कौन है? ये वर्तमान में बीसीसीआई के सचिव हैं। सौरव गांगुली की बात की जाए तो ये कौन है? ये पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं बीसीसीआई के। क्लियर हुआ? तो थोड़ा सा हम बात करें सौरव गांगुली के बारे में। इनका जन्म आज ही के दिन हुआ था, 8 जुलाई 1800, सॉरी 1800 ज्यादा हो गया ना, 1900 बोलेंगे, सॉरी 8 जुलाई 1972 को इनका जन्म हुआ। मूल रूप से कहां से बिलोंग करते हैं ये? तो पश्चिम बंगाल से। और कहां पर जन्मे? पश्चिम बंगाल के कोलकाता में। ठीक है ना? तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। इनको कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। इनको अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कब? ये बात है 1998 की, 1998 में। उससे पहले 1997 में इनको मैन ऑफ द मैच भी मिला था एक बार। मैन ऑफ द मैच कब की बात है? ये 1997 की बात है। और 1998 में इनको स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर बना बनाया गया। स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर 1998। तो भी नाम किसका आता है? सौरव गांगुली का नाम आता है। और इनको जो खिलाड़ी हैं किस नाम से जानते हैं? दादा। दादा कहते हैं इनको। और एक समय ऐसा था जब इनकी कैप्टेंसी में हमारी भारतीय टीम ने बहुत बुलंदियां छुई। और कहा जाता है कि इनको कप्तान कब बनाया गया था? तो फरवरी 2000 की बात है जब इनको कप्तान बनाया गया। ठीक है ना? तो एक जमाना वो भी था। इनकी गिनती भारतीय क्रिकेट टीम के सफलतम कप्तानों में होती है। बाएं हाथ से खेलने वाले ये बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज रहे हैं, जिनको अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया 1998 में। इनका पूरा नाम क्या है? सौरव चंडीदास गांगुली। क्लियर हुआ आपको ये पॉइंट? बहुत बढ़िया। और एक जमाना था जब ये खेला करते थे, उस समय टी शर्ट पे क्या नाम लिखा आता था? सहारा। तो ये जो सहारा है, सीरीज भी हुआ करती थी सहारा कप। शुरू में सौरव गांगुली को उनके ऑन साइड स्ट्रोक न खेल पाने के कारण केवल टेस्ट मैच खेलने के योग्य समझा गया, लेकिन जल्दी ही उन्होंने अपनी इस कमजोरी पर जीत हासिल करते हुए 1997 में सहारा कप में पाकिस्तान के विरुद्ध शानदार खेलते हुए भारतीय लोगों के दिलों में जगह बनाई। और फिर ये हमारे भारत के कप्तान भी बने। और टोरंटो में 4 बार मैन ऑफ द मैच भी बने थे, मैन ऑफ द सीरीज भी बने। ठीक है? तो ऐसे थे हमारे ये एज ए कैप्टन सौरव गांगुली। ठीक है? वर्तमान में आज इनका जन्मदिन है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए अब हम इनके बारे में भी बात कर लेते हैं। ये कौन है? इनका नाम है चेतन आनंद। चेतन आनंद के बारे में पहले आप क्वेश्चन बताएं, फिर हम आपसे कुछ पूछेंगे। चेतन आनंद के बारे में बताइए कि ये कौन से खेल से संबंधित हैं। अगर आपने इसमें लिखा होगा बैडमिंटन तो आपने अच्छा जवाब दिया है। बैडमिंटन खिलाड़ी हैं ये। और इनका जन्म आज ही के दिन हुआ था, 8 जुलाई 1980 को। कहाँ पर हुआ था? विजयवाड़ा में। और ये विजयवाड़ा कहाँ पर है? तो आप कहेंगे आंध्र प्रदेश की धरती पर इनका जन्म हुआ था, आंध्र प्रदेश। ठीक है ना? और इनको भी अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अर्जुन पुरस्कार इनको कब दिया गया? तो 2006 में इनको अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चेतन आनंद की बात करें तो ये ग्रां पी टूर्नामेंट जीतने वाले पहले भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। उन्होंने 2008 में बिडबर्गर ओपन अपने नाम किया था। और इस बैडमिंटन के खेल में सर्वश्रेष्ठ रैंक भी हासिल की थी। ठीक है? 3 बार कॉमनवेल्थ गेम जीत चुके हैं। कॉमनवेल्थ गेम में मेडल जीत चुके हैं, ऐसे बोलेंगे। ठीक है? और 4 बार नेशनल चैंपियन भी रह चुके हैं चेतन आनंद। आज इनका जन्मदिन है। बहुत बहुत बधाइयाँ। तो चलो जी,
यहाँ पर आप देख लीजिए, ये होता है बैडमिंटन का खेल, बैडमिंटन। यहाँ पर देशी भाषा में इसे बोल दिया जाता है चिड़ी छिक्का, है ना? ये शहरों की, जैसे हमने गलियों में खेलते हुए देखा भी होगा बच्चों को। चलिए जी, तो चलो आज के दिन हम बात करेंगे अब उन लोगों की जिनकी जयंती है, जिनकी पुण्यतिथि है, जिन्होंने किसी न किसी वे में हमारे भारत के लिए बहुत कुछ महत्वपूर्ण योगदान दिया, किसी न किसी संवैधानिक पद पर रहे। तो चलो जी, पहले बात करेंगे आज जिनकी जयंती है उनके बारे में। ये कौन है? इनका नाम है वाई एस राजशेखर रेड्डी। वाई एस राजशेखर रेड्डी जो थे, उनका अगर हम संबंध देखें तो ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। आंध्र प्रदेश के कौन से मुख्यमंत्री रहे? तो ये 14वें मुख्यमंत्री रहे हैं। और कहा जाता है कि इनका जन्म कब हुआ था? आज ही के दिन हुआ, 8 जुलाई 1949 को इनका जन्म हुआ। एक जगह पड़ती है पुली वेंदुला, ठीक है ना? और इनकी मृत्यु 2 सितंबर 2009 को हुई। और कौन सी पार्टी से बिलोंग करते थे? इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। क्लियर हुआ? और अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि वर्तमान में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन हैं, तो जल्दी से बताएंगे। वर्तमान में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन हैं? तो अगर आपने लिखा है एस अब्दुल नाजिर, तो आपने बहुत ही अच्छा जवाब दिया है। बाकी ऑप्शंस के बारे में भी बातचीत कर लेते हैं। आरिफ मोहम्मद खान कहाँ के राज्यपाल हैं? तो वर्तमान में ये केरल के राज्यपाल हैं। बनवारी लाल पुरोहित की बात की जाए तो ये कहाँ के राज्यपाल हैं वर्तमान में? तो ये पंजाब के राज्यपाल हैं। बंडारू दत्तात्रेय की बात की जाए तो वर्तमान में हरियाणा के राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल एस अब्दुल नाजिर हैं। आंध्र प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन हैं? तो आपको बताना है। अगर आपने इसमें लिखा होगा नारा चंद्रबाबू नायडू, तो आपने बिल्कुल ठीक लिखा है। नारा चंद्रबाबू नायडू अभी बने हैं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में। इनका कौन सा कार्यकाल है? चौथा कार्यकाल है, अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करें। लेकिन आपको पता है 2014 में तेलंगाना अलग हो गया था। तेलंगाना के अलग होने के बाद इनका कौन सा कार्यकाल है? तो आप कहेंगे दूसरा। वैसे इनका चौथा है, ठीक है ना? और ये कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं? तेलुगु देशम पार्टी से बिलोंग करते हैं। तेलुगु देशम पार्टी, जिसे हम टीडीपी के नाम से जानते हैं। और अभी जो लोकसभा के चुनाव हुए थे, उन लोकसभा के चुनाव में टीडीपी पार्टी ने 16 सीटें जीती थी। और फिर विधानसभा चुनाव जो हुए, उसमें टीडीपी ने बहुमत हासिल किया था। और उनका नेता किसे बनाया गया? नारा चंद्रबाबू नायडू को, और ये मुख्यमंत्री बने। ठीक है। एम के स्टालिन की बात की जाती है तो ये कहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं? तो आप कहेंगे ये हैं तमिलनाडु के। एकनाथ शिंदे की बात की जाती है तो ये कहाँ के हैं? ये हैं महाराष्ट्र के। एन रंगास्वामी के बारे में आप बता दीजिए कमेंट में कि ये वर्तमान में कहाँ के मुख्यमंत्री हैं, कमेंट में बताइए। तो आज जो आंध्र प्रदेश के 14वें मुख्यमंत्री रहे थे येदुगुड़ी संदित्ति राजशेखर रेड्डी, उनका आज क्या है? जयंती का दिन है। उन्हें हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तो ये वर्तमान की राजनीति में देखेंगे तो ये तो कौन है? ये तो है सीएम, जिनका नाम मैंने अभी आपको बताया, नारा चंद्र, क्या बताया है? नारा चंद्रबाबू नायडू। चंद्रशेखर तो वो थे जिनकी मैंने अभी बात बताई आपको, जिनकी आज जयंती है। और ये कौन है? ये है राज्यपाल, ठीक है ना? तो क्लियर हुआ आपको। राज्यपाल कौन है वर्तमान में? एस अब्दुल नाजिर। और मुख्यमंत्री कौन है? नारा चंद्रबाबू नायडू। चलो जी, अब हम बात कर लेते हैं इनके बारे में भी। इनकी आज जयंती है। इनका नाम क्या है? इनका नाम है बनारसी दास। बनारसी दास। इनके बारे में अगर बात की जाती है तो ये हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, स्वतंत्रता सेनानी भी रहे।
स्वतंत्रता सेनानी और यूपी के मुख्यमंत्री रहे। कब से कब तक मुख्यमंत्री रहे तो आपको पता होना चाहिए। 28 फरवरी 1979 से लेकर 17 फरवरी 1980 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने कार्य किया। इनका जन्म 8 जुलाई 1912 को बनारस में हुआ था, सॉरी बुलंदशहर में हुआ था, बुलंदशहर। और ये बुलंदशहर कहाँ पर पड़ता है आप सभी को पता है, यूपी में ही है। और इनकी मृत्यु कब हुई? 3 अगस्त 1985 को इनकी मृत्यु हुई। इन्होंने कई दलित जो वर्ग है उनके उद्धार से संबंधित जो आंदोलन चलाए गए थे उनमें अहम भूमिका निभाई। जितने भी दबे कुचले वर्ग के लोग थे उनको इन्होंने आम लोगों के जैसा बनाने का भरसक प्रयास किया। और इनको किस सरनेम से जाना जाता था, इनको बताइए कमेंट में, जल्दी जल्दी से बताएं। अगर आपने लिखा होगा बाबू बनारसी दास तो आपने बिल्कुल ठीक लिखा है। महात्मा किस नाम से, महात्मा किसे कहा जाता था? गांधी जी को, महात्मा गांधी जी। देश बंधु किसे कहते थे? चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास कौन थे भाई? आपको पता है, सुभाष चंद्र बोस के गुरुजी। हरियाणा हरिकेन किसे कहा जाता है? कपिल देव। कपिल देव की कप्तानी में भारतीय टीम ने 1983 में पहली बार वनडे वर्ल्ड कप जीता था। आपको पता ही होगा, वनडे वर्ल्ड कप पहली बार। तो उनको क्या कहा जाता है? उनको हरियाणा हरिकेन कहा जाता है क्योंकि वो हरियाणा से बिलोंग करते हैं। ठीक है ना? तो चलिए जी, अब हम बात कर लेते हैं आज जिनकी पुण्यतिथि है उनके बारे में, जिन्होंने अहम योगदान दिया है हमारे भारतवर्ष के विकास में। ये कौन है? ये हैं चंद्रशेखर। चंद्रशेखर। इनको हम क्यों याद कर रहे हैं? तो ये हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रहे। और इनका प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल कब से कब तक रहा तो आपको पता होना चाहिए। ये 10 नवंबर 1990 को पीएम बने थे और 21 जून 1991 तक ये हमारे पीएम रहे। ठीक है ना? तो चलो पहले इनके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, फिर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। इनका जन्म 1 जुलाई 1927 को हुआ था। कहाँ पर? बलिया में। और ये बलिया कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। इब्राहिमपुर नाम की जगह पड़ती है बलिया में, वहां पर इनका जन्म हुआ। और इनकी मृत्यु आज ही के दिन हुई थी 2007 में नई दिल्ली में। किस वजह से? इनको कैंसर हो गया था, प्लाज्मा कैंसर, इसी वजह से इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है। आग उगलते क्रांतिकारी विचारों के कारण इनको जाना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित रहे, समाजवादी दल से भी ये संबंधित रहे। जून 1975 में जब आपातकाल की घोषणा की गई थी इंदिरा गांधी के समय में, उस समय इनको जेल में भी जाना पड़ा था। तो चलो अब आप एक क्वेश्चन बताओ। भारत के प्रधानमंत्रियों के संबंध में विचार करें और उन्हें कालानुक्रमिक रूप में आपको लिखना है। कौन सा ऑप्शन आपका ठीक रहेगा? पहले राजीव गांधी रहे, उसके बाद में विश्वनाथ प्रताप सिंह, फिर चंद्रशेखर का नाम आता है और फिर नाम आता है पीवी नरसिम्हा राव का। यहाँ पर आप फोटो के माध्यम से देख सकते हैं राजीव गांधी इंदिरा गांधी के बाद बने थे। आपको पता ही है इंदिरा गांधी का जब दूसरा कार्यकाल समाप्त हुआ उनकी हत्या कर दी गई थी 1984 में। और उसके बाद में 31 अक्टूबर 1984 को राजीव गांधी पीएम बने। और ये कब से कब तक रहे? तो ये 2 दिसंबर 1989 तक रहे थे। ठीक है। सबसे युवा प्रधानमंत्री उस समय बने, ये सबसे युवा पीएम उस समय बने जब ये कितनी उम्र के थे? 40 वर्ष की उम्र में ये बने थे। तो ऐसे पहले पीएम जो सबसे कम उम्र में बने तो क्या नाम आता है? राजीव गांधी का नाम आता है।
उनके बाद में कौन बने थे, तो नाम आता है विश्वनाथ प्रताप सिंह का। विश्वनाथ प्रताप सिंह का चेहरा आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ये कब से कब तक रहे, तो 2 दिसंबर 1989 को ये पीएम बने थे और 10 नवंबर 1990 तक रहे। विश्वनाथ प्रताप सिंह के बारे में कहा जाता है कि इनके समय में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था और अविश्वास प्रस्ताव की वजह से इन्होंने अपना पद छोड़ दिया, ठीक है ना। और जैसे बात करते हैं फिर किसकी एंट्री होती है एज ए पीएम, तो नाम आता है चंद्रशेखर का, जिनकी आज पुण्यतिथि है, जिनकी हम आज बात कर रहे हैं। ये बने थे 10 नवंबर 1990 को पीएम और कब तक रहे थे, तो मैंने आपको बताया 21 जून 1991 तक ये पीएम रहे। कौन सी पार्टी से संबंधित थे ये, समाजवादी जनता पार्टी से। फिर चौथे नंबर पे एंट्री होती है किसकी, तो फिर नाम आता है पीवी नरसिम्हा राव का। पीवी नरसिम्हा राव, क्लियर हुआ। पीवी नरसिम्हा राव के बारे में कहा जाता है कि ये 21 जून 1981 को पीएम बने थे और कब तक रहे, 16 मई 1996 तक रहे। दक्षिण हमारे भारत के दक्षिणी क्षेत्र से पहले प्रधानमंत्री थे, ठीक है ना। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। पहला पॉइंट आपने अगर लिखा है इसमें तो आपने बहुत ही अच्छा जवाब दिया है, बहुत बढ़िया। तो चलिए जी, अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट। इनके बारे में तो आपने बखूबी सुना होगा। इनका नाम क्या है, वीरभद्र सिंह। वीरभद्र सिंह हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इनका जन्म, एक मिनट, 23 लिखना है। इनका जन्म 23 जून 1934 को हुआ था। कहाँ पर हुआ, शिमला में हुआ। और ये शिमला कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है ना। और इनकी मृत्यु आज ही के दिन हुई थी, 8 जुलाई 2021। कहाँ पर हुई, शिमला में ही हुई। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित थे, पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रहे और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे। मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने काफी समय तक कार्य किया। और जैसे इनके कार्यकालों की बात करें तो बहुत लंबे समय से ये बनते आए हैं। 8 अप्रैल 1983 से लेकर 5 मार्च 1990 तक ये हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। उसके बाद में दूसरी बार ये मुख्यमंत्री कब बने थे, तो 3 दिसंबर 1993 को ये फिर से मुख्यमंत्री बने और 24 मार्च 1998 तक ये रहे थे, 1998 तक, ठीक है। और ये तो उनका दूसरा कार्यकाल था। तीसरा कार्यकाल इनका फिर शुरू हुआ था 6 मार्च 2003 में। और फिर ये कब से कब तक रहे, 2003 से लेकर 30 दिसंबर 2007 तक रहे। ये इनका तीसरा कार्यकाल था। फिर ये एक बार फिर से मुख्यमंत्री बने थे 25 दिसंबर 2012। और ये कब तक रहे, 27 दिसंबर 2017 तक रहे। यानी कि इन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में कितनी बार कार्य किया है, 4 बार ये मुख्यमंत्री बने हैं हिमाचल प्रदेश के। ऐसी हस्ती रही हैं वीरभद्र सिंह। इनका चुनाव क्षेत्र था मंडी, ठीक है, मंडी विधानसभा क्षेत्र। तो चलिए जी, वीरभद्र सिंह 8 बार विधायक रह चुके हैं, 5 बार मुख्यमंत्री, ठीक है ना। वैसे 5 बार कहा जाता है और लोकसभा में भी सांसद रह चुके हैं। तो चलो आप इनके बारे में एक कमेंट बताने का प्रयास करेंगे। हिमाचल प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, ये तो चलो हमने बात की कि पूर्व मुख्यमंत्री कौन थे उनके बारे में। तो अगर आपने वर्तमान में लिखा होगा ऑप्शन डी, तो आपने अच्छी बात बताई है। डॉक्टर माणिक साहा कहाँ के हैं, तो ये वर्तमान में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं। सिद्धारमैया की बात की जाए तो ये कहाँ के हैं, ये हैं कर्नाटक के। और लाल दुहोमा ये कहाँ के हैं, तो ये हमारे
मिजोरम के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। वीरभद्र सिंह के बारे में हम बात कर रहे थे। वीरभद्र सिंह तीसरी, चौथी, पांचवी, सातवीं और 15वीं लोकसभा के सदस्य चुने गए थे। और मनमोहन सिंह की जब सरकार थी ना, 28 मई 2009 को ये इस्पात मंत्री के रूप में भी नियुक्त किए गए थे। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। इनसे संबंधित बहुत बार ये मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाल चुके हैं। इनकी आज पुण्यतिथि है, हम इनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तो चलिए जी, आज इनके बारे में भी बात कर लेते हैं। इनका नाम क्या है? इनका नाम है सुभाष मुखोपाध्याय। सुभाष मुखोपाध्याय के बारे में पहले आप एक क्वेश्चन बताएंगे। बंगाली लेखक सुभाष मुखोपाध्याय को किस वर्ष ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? जल्दी जल्दी से बताएंगे। अगर आपने इसमें लिखा होगा ना 1991, तो आपने बहुत ही अच्छा जवाब दिया है। 1991 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। इनका जन्म कब हुआ? 12 फरवरी 1919 को इनका जन्म हुआ था। कृष्णानगर नाम की जगह पड़ती है। जब इनका जन्म हुआ तो बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा था ये शहर। और आज़ादी से पहले की बात है। इनकी मृत्यु 8 जुलाई 2003 को हुई थी। कहाँ पर? कोलकाता में। कोलकाता किस राज्य की राजधानी है? तो पश्चिम बंगाल, जो हमारा भारतीय राज्य है, उसकी राजधानी है। इनको कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार, जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है, ये कब दिया गया था? तो ये बात है 1991 की। इनको पद्म पुरस्कार भी दिया गया। और पद्म पुरस्कार कौन सा? तीसरे नंबर का जो होता है, तीसरे नंबर का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण कब दिया गया? 2003 में। कौन सी भाषा को इन्होंने एक नया स्वरूप दिया? बांग्ला को। तो बांग्ला भाषा के ये क्या थे? एक अच्छे कवि थे, एक अच्छे लेखक रहे। आज इनकी पुण्यतिथि है, हम इन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। 1982 के बारे में कहा जाता है कि 1982 में ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े। और 1960 के दशक के अंत में एक राजनीतिक कैदी के रूप में कुछ टाइम इन्होंने जेल में भी बिताया था। तो राइटर हैं, अच्छे साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसी वजह से इनको 2003 में पद्म भूषण दिया गया था। तो आज जिनका जन्मदिन है उनको बहुत बहुत बधाइयाँ। जिनकी जयंती, जिनकी पुण्यतिथि है, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। अगर आपको ये कक्षा पसंद आई है तो कक्षा को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दीजिए। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि समय से पहले आपको इस कक्षा की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप हमें अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से संपर्क करना चाहते हैं, जैसे कि टेलीग्राम, मोज, ट्विटर, हिप्पी, जोश, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, शेयर चैट एटसेट्रा, फेसबुक, यूट्यूब तो है ही अपना ये। तो आप एडुरोही24 सर्च करना, आपको अपनी प्रोफाइल वहाँ पर दिख जाएगी। चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बने रहिए हमारे साथ, सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें, खेलते रहें, खिलखिलाते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।